ये जीवन आपकी शुभकामनाओं का परिणाम है जो मैं 88 वर्ष पार कर चुका हूँ। कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूवर्स को। दुनिया के अच्छे से अच्छे होटलों में रुका हूँ, पर मैं झोपड़े को नहीं भूला। दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे कि ज्ञान की इतनी भयंकर लपट हमसे झेली नहीं जाती। महर्षि दयानंद सरस्वती से मुझे प्रेरणा नहीं मिली। मुझसे नाराज़ होना चाहते हो बेशक हो जाओ, लेकिन मैं आपके हित में बात कर रहा हूँ कि श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, इनका मूल अर्थ क्या है ये नहीं पता किसी को। हमने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ दिया? टीवी और ट्यूटर। तो युवाओं को जब ये लगेगा कि आप कुछ दे रहे हैं वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। आप कितनी कोशिश करें। चीन में बिना मुहूर्त के शादी होती है और ओलंपिक में सारे मेडल चीनी ले जाते हैं। आपकी मुहूर्त वाली संतानों को खाली हाथ आ जाती है। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का विशेष पॉडकास्ट सीरीज आभार देख रहे हैं आप। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 50 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस यात्रा में जिन्होंने भी अपनी सेवा से, समर्पण से इस यात्रा का हिस्सा बने हैं और इसको सफलता प्रदान की है, हम उन सभी व्यक्तित्वों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पूर्ण सिंह डबास जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। जी धन्यवाद। पूर्ण सिंह जी के बारे में बता दूं कि आपकी उम्र 88 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है पूर्ण सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपके योगदान के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दिल्ली सभा ने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन आपकी शुभकामनाओं का परिणाम है जो मैं 88 वर्ष पार कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि सर बिल्कुल हेल्दी हैं और बिल्कुल अच्छे से बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। शायद हम सबसे ज़्यादा ही कह सकते हैं कि इनका अच्छा रूटीन है। कार्यक्रम में शुरुआत करूंगी, जानना चाहूँगी आर्य समाज के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले एक क्यूरियोसिटी मन में आ रही है कि 88 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया और इतने अच्छे से आप मतलब कहते हैं संपूर्णता दिख रही है, तो कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि ईश्वर की कृपा है, और दूसरी बात यह है कि मेरा जीवन थोड़ा नियमित रहा है। समय पर खाना, समय पर सोना और उठना, हल्का व्यायाम, ये सूत्र मैंने रखा। और ये कोई बहुत सुविचारित नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, ये स्वभाव था मेरा। अब वो ईश्वर से ही मिला था या घर के सदस्यों से मिला था या गुरुओं से मिला था कि मैं ना तो कभी लेट सोया ना लेट उठा जी, और ना बहुत ज़्यादा भोजन किया जी। तो मैं जैसा मेरा शरीर अब है इससे थोड़ा सा बेहतर रहा है। अब कुछ वजन ज़्यादा कम हो गया है, बाकी कोई विशेष वो नहीं है। सात्विक जीवन रहा है। मैं हर तरह के नशे से, इवन चाय कॉफ़ी भी मैंने बहुत देर बाद में शुरू की थी। पहले मैं नहीं पीता था, आर्य समाज का बहुत ज़्यादा असर था जी, बाद में धीरे धीरे शुरू कर दी, बाद में आदत भी हो गई, लेकिन वो भी सीमा में। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने सीमाओं में रह कर के अपने जीवन को जिया है, कहीं अतिवाद का सहारा नहीं लिया। शायद ये इसी का परिणाम है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बात करी आर्य समाज की, तो अब जानना चाहेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती से कैसे प्रेरणा ले गए, कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती से मुझे प्रेरणा नहीं मिली जी। मुझे जब प्रेरणा मिली, मैं तब उस योग्य नहीं था कि महर्षि दयानंद को पढ़ सकूं या उसकी बात कर सकूं। अच्छा। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसका नाम माजरा डबास है और वो दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में है। अच्छा। मेरा वो पुश्तैनी गांव है। मेरी अभी ज़मीन हुआ है, कुछ बेचती कुछ है। मेरे पिताजी तो निरक्षर थे लेकिन बहुत सज्जन थे। उनकी स्मृति ज़्यादा नहीं है मेरे मन में। जी। मैं पहली क्लास में 15 दिन ही गया हुआ, उनका देहांत हो गया था। अच्छा जी। तो जो कुछ मुझे आर्य समाज के बारे में जानकारी मिली या मेरा झुकाव हुआ, वो मेरे बड़े भाई की वजह से हुआ। गांव के 6-7 वो आदमी थे, बड़े सात्विक विचार के, किसान होते हुए भी, और वो कुछ आगे की सोचते थे। वो 5-6 मेरे घर के पास में दोपहरी में इकट्ठे हो जाते थे। ख़ास तौर से जब जून में फसल का काम ख़त्म हो गया, बारिशें हो गई हैं, वो भजन गाते थे। तो मेरे भाई मुझे, जो उर्दू से उस समय पढ़ाई मेरी शुरू हुई थी, उन्होंने मुझे हिंदी भी सिखा दी थी। अच्छा। और इस क्षेत्र के एक बहुत जोशीले आर्य समाजी प्रचारक थे पृथ्वी सिंह बेधड़क। अच्छा। उनका बेटा भी अब बेधड़क नाम से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जी वो आजकल है। जी वो बहुत ही ओजस्वी भाषा में गाते थे और समाज सुधार के गीत होते थे, तो हम उनको सुनते थे। गांव में कोई और माध्यम तो था नहीं कि जिससे मनोरंजन हो, तो आर्य समाज के भजन उनकी किताबें थी। तूफान बेल, हवाई जहाज, ऐसी किताबें थी अच्छा। भजनों की। अच्छा और मैं नई दिल्ली के साथ एक क्षेत्र है बड़सा बोला, अच्छा जी, हाँ, चावड़ी बाजार और नई सड़क के जहाँ मिलन जो स्थल है, पुरानी दिल्ली उस कहलाती पुरानी है। दिल्ली का, वहाँ से हम उनकी पुस्तकें ले जाते थे। मैं अपने भाई की उंगली पकड़ के आता था। अच्छा, तब आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र तो मेरी हो गई 8-9 साल। अच्छा, अब बुक्स पढ़ने का क्रेज था मतलब शुरू हाँ, से? उन्होंने हिंदी सिखा दी थी ऐसी कि मैं भजन पढ़ता था और उस माध्यम से मेरी हिंदी में सुधार भी हुआ। अच्छा हाँ, तो उन भजनों से मुझे बहुत जोश आया और आर्य समाज की एक छाप बनी। पर वे 5-6 आदमी जिन्होंने आर्य समाज बनाई गांव में, और बड़े बाद में तो बहुत सन्यासी आए थे गांव में। अच्छा, उन भजनों में क्या था, मतलब जागृति थी या? उसमें जागृति आर्य समाज की भी थी और राजनीति की भी बहुत थी। उस समय अंग्रेजों से एक क्रांति थी। एक क्रांति थी वो। और वो जो गाते थे वो बहुत ही जोश में गाते थे, जो भुजाएं फड़कती थी। वहाँ से एक प्रेरणा मिली। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूर्व जन्म का संस्कार होगा, मेरे में बीज होगा कोई, जो मैंने पकड़ लिया उसको। जी मैं बहुत बार कहता रहा हूँ आर्य समाज में भी, और मैं अपने अध्यापन के टाइम में भी कहता रहा हूँ कि देखिए, चाहे ब्रह्मा आ जाए, कोई भी विद्वान आ जाए, जी, अगर किसी में जिज्ञासा नहीं है, सीखने का कोई लालसा नहीं है, चाहता ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ा सकता। जी हमारे शहर में आपने देखा होगा बड़ के पेड़ है, ये मेरे घर के सामने ही यूकलिप्टस सफेदे का पेड़ है। जी, बड़ का पेड़ देखा हो, गूलर का देखा हो, तो इतना छोटा बीज होता है, जमीन में गिर के वो डोडी में से निकल जाए तो उठाना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो अगर दिल्ली में ये सारे बीज उग जाएं तो आदमियों को रहने की जगह नहीं होगी। बिल्कुल। इसलिए कोई सौभाग्यशाली बीज होता है जो पेड़ बनता है। बहुत सुंदर तो बात। पेड़ बनने के लिए पहली एक शर्त तो ये है कि ये बीज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस बीज को संगति मिले। जब तक उसको नमी और मिट्टी नहीं मिलेगी, आप घर में लॉकर में रख रही तो पेड़ नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात आती है सुरक्षा की, जी, कि वो जो पौधा अंकुर निकल रहा है उसको कोई तोड़ ना दे। पाँव रख के चला गया, कुचला गया, थोड़ा बड़ा हो गया, शरारत में उखाड़ दिया, जी, कोई पशु चर गया। जी, तो ये 3 बातें हैं। पहली शर्त है बीज हो, बिल्कुल। दूसरा है उसको अनुकूल वातावरण मिले, और तीसरा उसको सुरक्षा। जी, तब कोई बीज है वो पेड़ बनता है, नहीं तो नहीं बनता। बहुत ही गहरी बात आपने कही, बहुत ही अच्छी तुलना करके आपने समझाया, जो जीवन का एक संघर्ष कह लो, आदर्श कह लो। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पूर्ण सिंह डबास जी आर्य समाज साकेत के फाउंडर जो हैं वो रहे हैं और अभी भी कार्यरत हैं, वहाँ पे सबको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा है उसके प्रतिष्ठित सदस्य हैं, और साथ में और भी बहुत सारे आर्य समाजों के साथ जुड़कर आर्य समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने में, महर्षि के विचारों का प्रचार करने में हमेशा जो है वो अग्रणी रहते हैं। जो आपकी लेखन की ये जो शुरुआत हुई, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? लेखन की शुरुआत तो मैंने हिंदी में PhD किया। अच्छा। मैं बिल्कुल उनके प्रति श्रद्धा से नमन करता रहता हूँ, हमेशा करता हूँ, ये नहीं कि आज आपके सामने कह रहा हूँ। जी। मेरे बड़े भाई, मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भाषाविद थे वो, बहुत बड़े। अच्छा। सैकड़ों किताबों से के ऊपर के लेखक थे। और मेरे प्रिंसिपल थे, जिनकी वजह से मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, लेट हुआ था। अच्छा। और वो फिर बाद में वाइस चांसलर बने इसी विश्वविद्यालय के। फिर वो गवर्नर रहे केरल के, गुजरात के, और UPSC के मेंबर रहे। उनकी वजह से मैंने MA किया। अच्छा। मेरा BA ऑनर, मेरे पास साइंस थी स्कूल में। अच्छा। मैं साइंस का विद्यार्थी था। अच्छा। और मुझे साइंस में कोई रुचि नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरे बड़े भाई जो मेरे लिए सब कुछ थे, पिता भी थे, भाई भी थे, संरक्षक भी थे, सब कुछ थे, वो मुझे शायद हॉबी भाभा बनाना चाहते थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने वो साइंस स्ट्रीम मुझे दिलवा दी। जी। अब उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरी साइंस पर रुचि हुई नहीं। अच्छा। मैंने पढ़ा तो सब बड़ा मायूस होकर पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब पढ़ता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और मेरा गणित, मैथमेटिक्स बड़ा कमज़ोर था।
अच्छा, अब जिसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उसकी साइंस हो ही नहीं समझ सकती नहीं अच्छी। आती। तो खैर मैंने किस तरह पास तो कर लिया। अच्छा, मैंने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में ये लिखा है कि जब मैं अपना वो प्रमाण पत्र लेके और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गया तो मैं उस प्रमाण पत्र को, मेरी ज्ञान गर्मी को देख करके दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे कि ज्ञान की इतनी भयंकर लपट हमसे झेली नहीं जाती। अच्छा, और मुझे अच्छा, फिर मैंने किस तरह आर्ट्स का विषय लिया। जी। बहुत कहानी लंबी है और मैंने बताया आपको कि मैं फिर भाषा उसके में बाद मेरे- भाषा में भाषा enter में कर- रुचि थी, उर्दू से पढ़ाई शुरू हुई थी और उसका परिणाम यह को मुझे बाद में भी काम आई। आज भी जब मैं कुछ भाषाओं विशेष का पुस्तक के बारे में आप बताना चाहे कोई एक? नहीं, उर्दू में तो एक पेपर मैंने एमए में भी लिया था। किसी अच्छा। एक अन्य भाषा का लेना होता था, मैंने वो ले लिया था। जी, उर्दू की पुस्तक के बारे में नहीं, मैंने पढ़ी है कुछ, उनकी पोइट्री पढ़ी है जो आजकल के भी हैं, लेकिन उसका लाभ मुझे, मैं अध्ययन करता हूँ, मेरा भाषा विज्ञान संबंधी है। हाँ, तो मैं फारसी पढ़ने में, फारसी के अच्छे से अच्छे कोर्स देखने में, अरबी के कोर्स देखने में, मिलती जुलती स्क्रिप्ट है, वो इस रूप में मुझे बहुत काम आई। पूर्ण सिंह जी, जब आपने पढ़ा था, जैसे आपने कहा प्रेरित हुए थे, वो जो आपने क्रांति वाली बुक्स पढ़ी थी, अब फिर आपका मन करा कि अब मैं भी कुछ लिखूं, जो मेरी आगे पीढ़ी है वो भी कुछ प्रेरणा ले। पर मैंने तो बहुत लिखा है जी। और इतना लिखा, मेरी 28-30 किताबें हैं अच्छा, और मैंने तकरीबन 35 देशों की यात्राएं की हैं। जब मैं यात्रा पर जाता हूँ तो मैं दिन भर नोट्स लेता हूँ या याद रखता हूँ। होटल में आके शाम को मैं उनको इस तरह लिख लेता हूँ। लिखता हूँ कि मुझे याद रहे ताकि बाद में मैं लिख सकूँ, जी जी और उसी का परिणाम वो मेरी पुस्तक थी। जी। एक आप छोटी सी बात बीच में बताऊँ मैं आपको, मेरे गांव का नाम माजरा डबास है। अच्छा, डबास गोत्र है हमारा। अच्छा जी, तो माजरा नाम के गांव बहुत हैं। अच्छा, चंडीगढ़ के पास मनी माजरा है, दिल्ली में एक छतेरा माजरा है, लोहा माजरा, यही आसपास बहुत है। जी, दोबलधन माजरा है रोहतक ज़िले में। तो ये माजरा क्या होता है, ये बात मेरे मन में उठी। अच्छा, स्कूल में था तब। फिर ये डबास क्या होता है। तो जब मैं यहाँ साकेत में घर बना के रहने लगा, जी। मैं साकेत में, यहाँ मैंने जब घर बनाया, मेरे आसपास कोई मकान नहीं था, मैं तब से रहता हूँ। अच्छा जी, हाँ, सन 74 से मैं इसको तोड़ के बनवाया, और बात है, लेकिन मैं 30 जून सन 74 में यहाँ मैं शिफ्ट कर लिया था। मेरे आसपास कोई घर नहीं था। अच्छा, मैं गाँव का था, मुझे ज़्यादा भय नहीं लगता था इस तरह का। मैंने खेत की रखवाली के लिए मैं घास फूस की झोपड़ी में भी सोया हूँ रात को, अच्छा, डरते डरते। अच्छा, गीदड़ आ गए, खरबूजे की फसल है, मक्की की है, कोई भी जानवर खा जाएंगे, जंगली जानवर आ जाएंगे। वो झोपड़ी मैंने भूला नहीं। दुनिया के अच्छे से अच्छे होटलों में रुका हूँ, अच्छा, पर मैं झोपड़ी को नहीं भूला। और मैंने वो माजरा डबास पर और इस गोत्र पर और माजरा को लेकर जो पुस्तक लिखी है, मैंने वो समर्पित की है इसी भाव को, उस ग्राम्य भूमि को, अच्छा, जिसने मिट्टी से जुड़े रहने के मुझे संस्कार दिए। बहुत खूब। वो मैंने समर्पित, उस मिट्टी को समर्पित किया, आज भी नहीं भूला। वो मेरे भीतर वो भाव आया ही नहीं। मैं सबको सुनाता हूँ ये कि मैं उस गरीबी में मैंने देखी है और मैंने शहर का संपन्न जीवन भी जी दिया है। महेश विद्यालंकार को तो आप जानते होंगे, दिल्ली के बड़े प्रमुख आर्य समाज विद्वान हैं, वो फ़ोन करते रहते हैं। अच्छा, उनको मैंने कहा कि महेश जी, मैं कई बार बाहर समाजों में जाता हूँ बोलने, तो कई बार की बात कहता हूँ कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूँ, बहुत धनी व्यक्ति हूँ, जी और मैं चुप हो जाता हूँ। जी। मैंने कहा, आपके में से किसी ने सवाल नहीं किया कि मैं बहुत संपन्न और धनी कैसे हूँ? आपके मन में ये आया नहीं कि आदमी को सर्विस करता था, पेंशन मिलती होगी, ये संपन्न और धनी कहाँ से हो गया? बिल्कुल। मेरी समाज में तो कोई बोले तो मैं उसको चुप कर दूँ, भैया ये डी कहीं और हाँकना, ये शेखी कहीं और बघारना। जी, ये कोई कहने की बात है समाज में, आप बोले नहीं। तो किसी ने कहा, जो फिर आप बता दो ठीक है, क्या है, कैसे संपन्न है? मैंने कहा, मैं संपन्न हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और संपन्न इसलिए हूँ कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है और मेरी जेब में 500 का नोट है। ईश्वर ने मेरी आवश्यकता से ज़्यादा दिया, हर क्षेत्र में दिया, चाहे मेरी वो विदेश यात्राएं हैं, चाहे मेरे साहित्यिक कार्यक्रम हैं, चाहे मेरे सम्मान हैं, चाहे मेरी जितनी विदेश यात्राएं हैं जी। और मैंने अपनी गाड़ी से भी बहुत लंबी लंबी यात्राएं की हैं। बहुत खूब। पूर्ण सिंह जी, अगर आप बताएं, आर्य समाज साकेत का जैसे आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, वो शुरुआत कैसे करी आपने? बीज तो वो था ना। जी बिल्कुल। और जब यहाँ साकेत में आए तो एक मेरे पड़ोस में बाद में धवन साहब आ गए थे। अच्छा, जो डीएवी के वो लीगल एडवाइज़र थे, जी। वो थे। एक आहूजा थे यहाँ अच्छा आए,
वो मालवीय नगर से आए थे, तो उनकी माँ थी वृद्ध, वो मालवीय नगर के आर्य समाज में जाती थी। अच्छा। हमारे समाज के अधिकारी को भी जानता था। अच्छा। तो यहाँ भी हम एक योगराज वैद्य हैं, हिमाचल के हैं या मेरे पड़ोस में ही हैं, उनके पिताजी भी आर्य समाज में जाते थे, वो अब मालवीय नगर लेके जाते थे उनको। अच्छा। आओ जा अपनी माँ को मालवीय नगर लेके जाते थे। ठीक है। तो ये हुआ कि चलो घरों में हवन करते। अच्छा। उससे शुरुआत हुई। अच्छा। तो फिर हम 10-12 आदमी जुड़े और आखिर में ये फैसला हुआ कि भाई हमको समाज बनानी चाहिए। तो जे ब्लॉक में एक घर में वो मीटिंग हुई, 11 आदमियों की एक कमेटी बनी, वो पहली कार्यकारिणी समिति, और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा। तो उसमें थोड़ा समय लग गया। उसके बाद ये हमें अपनी भूमि होनी चाहिए, लेकिन घरों का कार्यक्रम चलता रहा जी। तो ये सन 77-78 की बात है। फिर वो हमने विधिवत स्थापना की, वो 12 मई 1979 में। फिर भूमि के लिए अप्लाई किया डीडीए को। अच्छा। तो उसमें फिर शुरुआत, पैसे तो थे ही नहीं। अच्छा। अप्लाई किया तो 65,000 रुपये का 500 गज का प्लॉट मिलता था, और जिन संस्थाओं ने अप्लाई कर रखा था हमारे साथ, वो दुर्गा मंदिर है, चर्च है, साईं बाबा का मंदिर है, आर्य समाज है, सब एक ही लाइन में। अच्छा। साथ साथ। अच्छा। तो नियम था कि भाई 500 गज दे दो इनको। और जब हमने वो 60-65,000 रुपये इकट्ठे किए, तब तक डीडीए ने रिवाइज करके डबल रेट कर दिया। उस वक्त तो 65,000 भी लाखों था। बहुत तो बहुत डबल हो बहुत गया। है। वह 100 रुपये भी देता था तो आदमी बड़ा धनवान होता था। तो जी। खैर पैसे इकट्ठे हुए, जमीन खरीद ली, जी। एक शेड बनाया। तो वो फिर सारी कहानी है, लंबी कहानी है। अच्छा। और चलिए आप ये बताइए कि जैसे उस वक्त फिर आपने आसपास, जैसे अभी आपने बता दिया कि वहाँ सारे मंदिर भी थे, हाँ। और सब कुछ लाइन में चर्च भी था, फिर तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा वहाँ पर चैलेंजिंग आर्य समाज की सिद्धांतों को समझाना। नहीं, जो देखिए मैं एक बात बता दूं कि कोई भी भाषण सुनकर मुझे लगता है अब हाँ। वो अपना मंदिर नहीं बदलता है। या तो कोई जीवन में ठोकर लगती है या कोई प्रेरणा होती है, चमत्कार कह लीजिए आप उसको, नहीं तो नहीं बदलता। जब बहुत सारे हमारे सदस्य कभी कभी ले आते हैं किसी को कि वो सनातन धर्म, वो सनातनी है वो, और वहाँ हमने थोड़ा मूर्ति पूजा के बारे में उल्टी बातें कह दी उसके विपरीत जी कि भाई ये निर्जीव पत्थर है जी, तो नाराज होकर उठ के चले गए। तो आर्य समाज का ये हो गया है कि ये सनातन विरोधी है, और बहुतों में तो ये भी है कि राम और कृष्ण को नहीं मानते, ये तो आस्तिक भी नहीं है। आर्य समाज के बारे में ये है, राम और कृष्ण को जितनी तार्किकता से हम मानते वो नहीं मानते। वो मूर्ति पूजक हैं तो वो अपना हिसाब से वो करते हैं। हम उनके चिंतन की बात करते हैं, गीता के चिंतन की बात करते हैं। हम कृष्ण से को वो माखन चोर की बात नहीं करते जी। तो हमारा क्योंकि वो तर्क है, वो तर्क पल्ले नहीं पड़ता। अंधश्रद्धा एक तरह की। मैंने छोटी पर से किताब लिखी है, धर्म के असली रूप को समझे। अच्छा। तो आप घर में किसी बच्चे से पूछे धर्म क्या होता है जी, तो वो कहेगा जी श्रद्धा। जी। उनका श्रद्धा क्या होती है? ये विश्वास। विश्वास क्या होता है? पता नहीं जी। तो धर्म के क्षेत्र में ये शब्द वो मैंने इस पुस्तक में समझा है कि श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, इनका मूल अर्थ क्या है जी। ये नहीं पता किसी को। मेरी किसी में आस्था है, मैंने कहा चल ये बता दे फिर आस्था का अर्थ क्या होता है? आस्था, स्था टिकना, कहीं पर आप टिके, रुके, इसी से स्थान बनता है, स्थायित्व तो बनता है, अंग्रेजी का स्टे बनता है। रुकावटें भी बहुत आई होंगी, कोई किस्सा आप बताना चाहें? बिल्कुल रुकावटें नहीं आई, बहुत स्मूथ चला। और एक बड़े गर्व की बात है, ये विनेश भी जानते हैं और मैं कहता भी हूँ, हमारे यहाँ कभी भी किसी पद के लिए मतदान नहीं हुआ आज तक। अच्छा। अब मैंने जब छोड़ा आखिर में तो लोगों ने कहा कि आप आजीवन रहेंगे। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आजीवन रह सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरा जो साहित्यिक काम करता हूँ वो मेरा नहीं हो पाता। और मैं बिल्कुल जैसे सर्विस करता है ना आदमी, वैसे मैं कई घंटे आर्य समाज में बैठता था। अच्छा। अभी लोग हवन के बाद चले जाते हैं, मैं हवन के बाद वहाँ 4-4 घंटे रुकता था। और मैं बहुत बार वो मिशनरी जैसा मैंने काम किया कि आर्य समाज क्या होता है। हमारे समाज में शादियाँ कराते हैं तो वो कहेगा लड़का लड़की जो भी है जो मुहूर्त निकलवाना है। मैंने कहा क्या होता है मुहूर्त, किसे कहते हैं? अजी वो पंडित जी निकालते हैं। मैंने कहा भाई ये जवाब नहीं हुआ,
हाँ। होता क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। कहीं आसपास हो तो खोद के हम भी निकाल देंगे, हैं? जी। कहाँ से निकालते हैं बता तो, हैं? खैर वो नहीं बता पाता। जी। उसके माता पिता ने कहा मगर तो निकलवा ले किसी से भाई, हम तो उस दिन करा देंगे। लेकिन मुहूर्त कोई तर्क की बात नहीं है। मैंने कहा मैं चीन में रहा बीजिंग विश्वविद्यालय में, मेरा एक विद्यार्थी था एमए कर रहा था वो हिंदी में, उसकी शादी हो गई। तो चीन में कोई मिठाई नहीं होती, मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ, ये लड्डू रसगुल्ले जलेबी वलेबी कुछ नहीं होता, सिर्फ केक मिलने लगे थे। मैं तो बहुत पहले था वहाँ। अच्छा। तो वही मिठाई थी या ये चॉकलेट वगैरह कुछ जाने लगी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो एक बार टॉफ़ी लेके आया मेरे पास कि सर मेरी शादी हुई है, मिठाई लेके आया। वही मिठाई होती थी। तो मैंने कहा चीनी तो जब शादी करते हैं वहाँ ना पंडाल है ना पंडित जी है ना पुरोहित है ना मुहूर्त है। ऑफिस से दो लड़का लड़की या स्त्री पुरुष कह लो, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, वही कपड़े पहने जो ऑफिस में पहन रखे थे। मजदूरी करता तो नीला सूट होता जैसे माँ से तुम पहनते थे। वहाँ साइन किए, फोटो वोटो दिए और सर्टिफिकेट लेके आ गए, शादी हो गई। शादी हो गई। तो उस लड़के से मैंने कहा कि अब कहाँ रहोगे? बोला अब जगह मिलेगी। चलिए, हमारे तो एक संस्कारों में है ये, विवाह संस्कार तो मैंने है। उनको जो मैं बताना चाहता था वो ये कहा कि चीन में बिना मुहूर्त के शादी होती है और ओलंपिक में सारे मेडल चीनी ले जाते हैं। आपकी मुहूर्त वाली संतान है वो खाली हाथ आ जाती है। अब तो यहाँ वर्तमान सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया और बहुत मेडल मिलने लगे। उस समय स्थिति बहुत ही खराब थी। जी। तो आज जो ये तर्क है ना आर्य समाज का, ये प्रभावित करता था उन बच्चों को कि आज तक हम किसी ने ये बातें नहीं बताई। मैं कहना चाह रहा था कि मैं वहाँ रुकता था और ये मिशनरी जैसा काम भी मैं करता था। अच्छा, तो आर्य समाज के साथ आपने फिर प्रचार प्रसार किया और कितने जुड़ते चले गए फिर ये? उत्सव के समय पर तो बाहर से लोग आते थे, ठीक है। वरना हम यहाँ पर जो 20-30 लोग होते थे समाज के, ठीक उस समय थोड़े ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है। तो वैसी भीड़ नहीं हुई। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद आप भी पूछें कि आर्य समाज में युवा नहीं आते। मैं अभी पूछने ही वाली थी कि वाली अब थी। नई पीढ़ी को आप कितना कामयाब मानते हैं लाने के लिए? देखिए युवा पुरानी पीढ़ी में भी नहीं आए थे, मैं बता दूं। अच्छा। हाँ, मैं ये मेरा जो एम ब्लॉक है ना, ये डीडीए ने अलॉट किए थे। इस एम ब्लॉक में 29 पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्लॉट मिले थे रिजर्व प्राइस पर 12,000 रुपये में। अच्छा। मैंने ये खरीदा 300 गज 26,000 में, वो 200 गज के सबके। तो मेरे पड़ोस में शिव कुमार शास्त्री थे, प्रोफेसर शेर सिंह थे और जो ओम प्रकाश त्यागी थे। अच्छा। ये सब यहाँ रहे। अच्छा। आर्य समाज सबसे मेरा परिचय रहा है और इन्होंने आर्य समाज को जगह वगैरह दिलवाने में सहयोग किया था जी। तो मैं इनको बुलाता भी था। प्रोफेसर शेर सिंह स्वर्ग दिवंगत हो गए, उनकी पत्नी प्रभात शोभा वो स्वामी समर्पणानंद की बेटी थी वो। अच्छा। पहले उनका नाम कुछ और था। तो ये आर्य समाजी थे यहाँ सब। जी जी जी। और ये साकेत का जो नामकरण कराया था, इसमें ओम प्रकाश त्यागी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो लेकिन आपको नहीं लगता अब आगे ले जाने के लिए इसको चाहिए? आर्य समाज ग्रेटर कैलाश एक में मैं बोलता था कभी, तो उन्होंने मुझे विषय दिया कि युवा क्यों नहीं आते। आपने मेरी जिम्मेदारी डाल, आपने पूछा जो बीए बच्चा पढ़ रहा है कि भाई तो आर्य समाज क्यों नहीं आता। मुझसे उत्तर मांग रहे हैं, जबकि उत्तर देने का असली हकदार पात्र है वो आपके घर में। अपने घर में युवाओं से क्यों नहीं पूछा भाई आर्य समाज क्यों नहीं आते? ही थी मंदिर में तुम चले जाते हो। एक तो एक वो बड़ा ब्रीफ सा काम है, जल चढ़ाया प्रणाम कर दिया, आसान है। आपका 1 घंटे प्रवचन सुनना है। वो प्रवचन उनके व्यवहार में, उनकी शिक्षा में उपयोगी होगा तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर हमारा जो यज्ञ है वो उस भाषा में है जिसे हम नहीं जानते जी। अच्छे अच्छे जो यज्ञ कराने वाले हैं वो गलत उच्चारण करते हैं। मैं भाषा का आदमी, मैं टोकता भी, मेरी विशेषता रही है। वक्ता है उसको भी टोका मैंने एक तरफ ले जाके। मैंने कहा मैं आपके फ़ायदे के लिए रोक टोक कर रहा हूँ, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप जाएंगे गलत बोलेंगे तो कोई न कोई तो नोट करेगा, नहीं कहेगा आपसे, मैं कहूँगा। मुझसे नाराज़ होना चाहते हो आप बेशक हो जाओ, लेकिन मैं आपके हित में बात कर रहा हूँ। तो युवाओं को जब ये लगेगा कि आप कुछ दे रहे हैं वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। आप कितनी कोशिश कर लेना जी, उपयोगी लगे। बिल्कुल। हमारी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, बच्चों को कहानियाँ। मेरी देवती बोलिए, नाना जी ये 2 बेटे हैं मेरे, छोटे छोटे हैं। अच्छा। ये कहानी बहुत सुनते, रात को जिद करते हैं दादी से कुछ कहानियाँ सुनाओ। मैं सुना दूंगा।
मैंने कईयों से जिक्र किया कि आप 6ठी क्लास तक के स्तर की कहानियाँ लिखें। कहानियाँ नहीं है बच्चों के लिए, या तो भाषा कठिन है, क्या उनमें रुचि नहीं है। मैं अपनी पोतियों को सुनाता था। अभी वो तो जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो एक दिन मेरी बड़ी पोती ने फ़ोन किया, दादाजी वो कहानी थी ना, एक बार मुझे बताना, मुझे कहीं कोट करनी है। अच्छा। तो उस समय आप संस्कार डाल सकते हैं जी। बाद में तो टीचर का संस्कार है। हमने बच्चों को भरोसे, किसके भरोसे छोड़ दिया? टीवी और ट्यूटर। तुम संभालो, हम अपना बिजनेस। हम कोई घर बनाते हैं, कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। बच्चों को बनाने के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं? पैसे दे दो, बस फीस दे दो, बहुत संपत्ति गाड़ी दे दो, वो 100 रुपये करता है वो। तो आप बच्चे को ये कहें 4 बजे उठाकर और आप 7 बजे तक सो रहे हैं, नहीं चलेगा। पहले खुद आइडियल बनना आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। वो हिम्मत बच्चे में तब आएगी। कुछ देगी। अभी कौन कौन से प्रकल्प या संकल्प के साथ चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं? प्रोजेक्ट हमारे अब बिल्डिंग हम नहीं बना रहे। अच्छा। 3 छत आ चुकी हैं। अच्छा। तोड़ के बिल्कुल नया बनाया हमने मंदिर। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो प्रकल्प थे उसमें मुख्य था एलोपैथी डिस्पेंसरी थी। अच्छा जी। बड़ी जो मिनी एक पॉलीक्लिनिक थी, अच्छा जिसमें 17-18 डॉक्टर आते थे हमारे। उनके डेज और टाइम बटे थे, वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके। जी जी जी। फिर फिजियोथेरेपी यूनिट थी, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी थी, फिर नेचुरोपैथी भी हमने शुरू की। अच्छा। और हम छात्रवृत्ति स्कीम हमारे 1988 में शुरू हुई, 88 में ये भी हुई थी। अच्छा। तो इसके लिए लंदन के हमारे आर्य समाजी उनके परिचित थे, उन्होंने इसके लिए पहले पैसे दिए थे कि एलोपैथी डिस्पेंसरी शुरू करो तो मैं ये सहायता कर सकता हूँ। अभी भी वो यहाँ नवजीवन में एक पार्क में एक बिल्डिंग है, वो उन्होंने दे रखी है। तो हमारे 2 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी। अच्छा। हमने बिल्डिंग टूट गई तो सामने क्लब है साकेत कल्चरल क्लब, उन्होंने अपना एक हॉल दे दिया। हमारे प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे प्रोग्राम रुके नहीं। मेरा जन्मदिन 10 तारीख को मना गया था। मैंने कहा आर्य समाज भी होगा तो बहुत सफाई वफाई करी। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा तब तक मैं इस लायक बना दूंगा। चलिए, हमारी तो टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस तो वो हमारे बहुत प्रोजेक्ट चले जो सामाजिक उसके थे, उससे ज़्यादा लोग जुड़े और दान आया। हमने कार्यक्रम शुरू किया छात्रवृत्ति का। हमने बहुत सारे कार्य, हम सामाजिक काम बहुत किया हमारे समाज में। हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम के गुरुकुल जुड़े हैं। मैं उनका संरक्षक हूँ। लाखों रुपए की सहायता हर वर्ष उनको देते हैं। वहाँ से फिर मैंने बच्चियों को बुलाना शुरू किया सन 2006 में। अच्छा जी। कि इन बच्चियों ने इन जंगलों के अलावा, आदिवासी क्षेत्रों के अलावा भारत देखा नहीं है। अच्छा। इनको राजधानी दिखाओ। चलिए, एक दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं, जिसके बहुत ही गौरवमय क्षण है ये 50 वर्ष रजिस्ट्रेशन के बाद जो हो रहे हैं। और इस पर सभा के साथ कैसे जुड़े आप, कैसे ये सफर शुरू हुआ? सभा के साथ तो सभा के जो अधिकारी हैं जी, उनसे थोड़ा संपर्क हुआ किसी उत्सव में। अच्छा जी। और उनको लगा कि ये शायद अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा अंतरंग सभा जी। तो मैं जाता रहता था। दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल का भी मैं संरक्षक रहा हूँ, अब भी हूँ। इनका भी, हालांकि मैं जा नहीं पाता क्योंकि जो चलना फिरना तो बहुत ही कम हो गया है। कोई न कोई मेरे साथ होता है, सहारा लेके ही चलता हूँ। इस समय घर में चल लेता हूँ। तो कई सारी योजनाएं शुरू की हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा ने, और वो अच्छी थी। ख़ास तौर से जो विश्व सम्मेलन किए गए जी, उनसे ये एक वो हुआ कि भाई आर्य समाज का संगठन मजबूत है। चलिए पूर्ण सिंह जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आर्य समाजी ना होते आप, तो आपका जीवन किस दिशा में होता? क्या सोचते हैं आप? मुझे तो इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि मैं आर्य समाज न होता, क्योंकि मैं हो गया। मैं उस उम्र में हो गया जबकि मुझे पता नहीं था क्या आर्य समाज होता है, क्या धर्म होता है। मैं उस उम्र में आर्य समाज में अनजाने दीक्षित हो गया, क्योंकि वो बातें मुझे अच्छी लगती थी। और वो लोग बहुत परिश्रम से खेती करते थे जी। उनके चाल चलन में बड़ी सादगी थी, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो वो आर्य समाज मुझे आ गया बिना महर्षि दयानंद का नाम सुन। वो नाम तो मैं सुनता था जी। आपने कहा जैसे मैंने 100 मांगा तो मेरे पास 500 था। जी। तो ईश्वर ने दिया है। तो एक आर्य समाजी होने के बाद आपको लगता है कि ये संपूर्णता स्वतः ही आने लगती है जब आपके संस्कार अच्छे हों। हाँ, वो जो बातें मुझ में थी वो इससे कुछ और प्रमोट हुई, कुछ और दृढ़ हुई। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए जैसे बुजुर्ग आते हैं,
मैंने कहा कम से कम इतना काम तो अच्छा है कि 1 घंटा ये शांति से बैठते हैं, 1 घंटा अच्छी बातें सुनते हैं, नहीं तो पार्क में इधर उधर की बातें कर रहे होते बेकार की, या कहीं ताश खेल रहे होते, या अखबार में आँख गड़ाए होते। कम से कम यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ सीख के जाएंगे, कम सीखेंगे ज़्यादा सीखेंगे, और ये भी नहीं होगा तो 1 घंटा बहुत अच्छे वातावरण में यहाँ बैठेंगे, ये लाभ तो हो ही रहा है। जी, चलिए आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने प्रेरणादायक विचार हैं जो वो हमारे दर्शकों के सामने रखे। आपका बहुत धन्यवाद, जी, इतना बहुत-बहुत समय आपका दिया। धन्यवाद। जी। और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी, इसी तरह प्यार देते रहिए। और जिस तरह से हमने आपको मिलवाया आज के पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट से, जो 88 ईयर्स के हमारे यंग आर्य समाजी मैन थे, उनसे आपने उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और उस पर आप आगे अनुसरण भी करेंगे। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।